नमस्कार। आज हम झारखंड की निरसा विधानसभा सीट के जनादेश को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी नेता की हार जीत का नहीं है, बल्कि ये उन सिस्टम्स और पैटर्न को समझने के लिए है जो हमें दिखाते हैं कि जमीन पर लोकतंत्र कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम निरसा के लोगों और उनकी जमीनी हकीकत को महसूस करेंगे। फिर हम 2024 के नतीजों से निकले 3 बड़े इशारों को डिकोड करेंगे। इसके बाद इस फैसले के पीछे के कारणों की चीरफाड़ करेंगे, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में यहां से आगे का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। किसी भी राजनीति को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। निरसा झारखंड की इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, लेकिन इसका दिल आज भी ग्रामीण है और यहाँ की राजनीति सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों, उनकी उम्मीदों और उनकी शिकायतों से जुड़ी हुई है। निरसा का सामाजिक ताना बाना देखिए, ये बहुत खास है। एक ऐसा इलाका जहां आधी से ज्यादा आबादी बंगाली बोलती है। इसके साथ साथ यहां लगभग 20% अनुसूचित जाति और 19% मुस्लिम आबादी भी है। यही जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है ना, यही निरसा की राजनीति की जमीन तैयार करती है। तो यहां के लोगों की असल परेशानी क्या है? 2 बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली, बड़े पैमाने पर औद्योगिक नौकरियों का जाना, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया है, और दूसरी, तेल पूल डैम जैसे बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स का सालों से अधूरा पड़ा रहना, जो अब टूटे हुए वादों की निशानी बन चुके हैं। चलिए अब लोगों की भावनाओं से हटकर जरा आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों में जनता ने 3 बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए हैं। पहला संकेत है बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट। 2019 में जहां 68.21% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 72.22% हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि निरसा के वोटर कितने जागरूक हैं और वो बदलाव चाहते हैं। दूसरा संकेत तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जीत और हार का फासला। 2024 में फैसला सिर्फ 1808 वोटों से हुआ। 1% से भी कम का मार्जिन। इसका मतलब साफ है, निरसा एक ऐसी स्विंग सीट है जहां कोई भी नतीजा आ सकता है और हर एक वोट की अपनी कीमत है। और तीसरा संकेत मिलता है विपक्षी गठबंधन के वोट शेयर से। जब अलग अलग लड़ने वाली पार्टियां साथ आईं, तो उनका वोट शेयर 43.74% पर पहुंच गया, जो बीजेपी के 42.98% से थोड़ा सा ही ज्यादा था। यह आंकड़ा साबित करता है कि एकता ने चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तब सवाल यह है कि ये नंबर हमें क्या कहानी बताते हैं। देखिए, ये सिर्फ पार्टियों की जीत हार नहीं है, ये दरअसल 2 अलग अलग तरह के राजनीतिक सिस्टम के बीच की टक्कर का नतीजा है। आइए इसे समझते हैं। अगर हम विजेता गठबंधन की अंदरूनी ताकत को देखें, तो उनके पास गांव में एक बहुत मजबूत जमीनी कैडर है और एक ऐसा सामाजिक गठबंधन है जो 50% से ज्यादा वोटरों को अपने साथ छोड़ता है। लेकिन उनकी कमजोरी भी साफ है। बीजेपी के मुकाबले उनके पास संसाधनों, यानी कि पैसे और दूसरे साधनों की भारी कमी है। वहीं बाहरी फैक्टर्स को देखें तो गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मौका है सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, खासतौर पर उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का बेहद मजबूत और शक्तिशाली संगठन और साथ ही ध्रुवीकरण की वो राजनीति जो वोटरों के बीच बंटवारा कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि इतना कड़ा मुकाबला कोई नई बात है, तो निरसा का इतिहास देखिए। 2019 को अगर छोड़ दें तो 2005 में, 2014 में और अब 2024 में तीनों ही बार फैसला बहुत ही कम मार्जिन से हुआ है। मतलब कड़ा मुकाबला ही निरसा का असली मिजाज है। ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। आप देखें कि कैसे गठबंधन का कुल वोट शेयर, जो 2014 में सिर्फ 23.3% था, वो 2019 और 2024 में सीधा 50% के पार चला गया। ये दिखाता है कि एक सही रणनीति और एकता ने निरसा की पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी। ठीक है, तो हमने विश्लेषण कर लिया। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? एक ऐसी रणनीति की बात करते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतकर एक बेहतर शासन देने के लिए बनाई गई हो। इस पूरी रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम देते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: आपकी चुनावी रणनीति, आपका नैरेटिव यानी जनता से संवाद, आपका संगठन और आपके संसाधन। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। चुनावी रणनीति मतलब बांग्ला भाषा में स्थानीय मुद्दों पर सीधी बात करना। नैरेटिव मतलब विकास और न्याय को एक साथ जोड़कर अपनी कहानी कहना। संगठन मतलब हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। और संसाधन मतलब सभी नेताओं को साथ लाना
और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। और इस रणनीति को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान भी है, जिसे कहते हैं D90 विन बैक प्लान। मतलब चुनाव से 90 दिन पहले काम शुरू, उम्मीदवार तय करने से लेकर लोगों के बीच जाने, मुख्य मुद्दों को हवा देने और आखिर में वोटिंग के दिन हर वोटर को बूथ तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। निरसार के इस जनादेश से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, और यहां से भविष्य का रास्ता किधर जाता है? एक सवाल है जो ऐसी सीटों पर हमेशा उठता है कि जब मुकाबला इतना करीबी हो, बिल्कुल चाकू की धार पर, तो आखिर में जीतता कौन है? जवाब बहुत सीधा है। जीतता वो है जो जमीन पर ज्यादा मेहनत करता है, जो लोगों की बातों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि ध्यान से सुनता है, और जो एक ऐसा संगठन बनाता है जिसमें हर किसी को जगह मिले। जीत सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि समर्पण से मिलती है। और आखिर में सबसे अहम बात, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सफर की बस शुरुआत है। असली चुनौती तो विनम्रता के साथ सरकार चलाने और किए गए वादों को पूरा करने में है। निरसा के लोग कोई चमत्कार नहीं मांग रहे, वो बस ईमानदारी और सच्ची नीयत मांग रहे हैं। शासन का असली मकसद भी तो यही होना चाहिए, सत्ता नहीं, सेवा।